गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको समूह के आधार पर या उनमें उपस्थित जो परमाणु हैं उनके आधार पर दो तरह से बांटते हैं। एक होते हैं सरल कार्बनिक यौगिक और दूसरे होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। सरल कार्बनिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन होता है या जिसको हम शॉर्ट में हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं तो जटिल कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर ये परमाणु भी उपस्थित होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। और यदि हम जटिल कार्बनिक यौगिक की संरचना को देखें तो वो मुख्य रूप से दो भाग से मिलकर के बनता है। एक होता है एल्किल या एरिल समूह, जो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के बाद बनते हैं, और दूसरा भाग होता है क्रियात्मक समूह या जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे समूह होते हैं जो किसी भी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए आगे देखते हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है एल्किल हैलाइड और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है X। अब X की जगह आप कोई भी हैलोजन ले सकते हो, चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो होगा X। यदि इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर होता है RX, जिसमें से R आपका एल्किल या एरिल समूह होता है और जो X है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसके नाम में हैलो और N दो शब्द जुड़ेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ हैलो शब्द जुड़ेगा और बाकी जो एल्किल समूह है उसके साथ जुड़ता है N। और जो एल्किल हैलाइड है ये चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि यदि एक हैलोजन हो, हैलोजन की संख्या यदि एक हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोहैलाइड। उसी तरह से दो हैलोजन होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई हैलाइड, और यदि चार हैलोजन होंगे तो वो कहलाएगा आपका टेट्रा हैलाइड। हम लेते हैं एक एल्केन और इस एल्केन से यदि हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और जोड़ देते हैं एक हैलोजन तो ये बना लेगा एल्किल हैलाइड। और इस एल्किल हैलाइड में फिर से यदि हम एक हाइड्रोजन रिमूव करें और हम जोड़ दें एक हैलोजन परमाणु फिर से यदि हम इसमें जोड़ें तो ये बनाएगा डाई हैलाइड। उसी तरह से फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं और फिर से एक हैलोजन जोड़ते हैं तो ये बना लेगा ट्राई हैलाइड। और उसी तरह से इस प्रोसेस को जैसे आगे बढ़ाते हैं, फिर से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक हैलाइड जोड़ेंगे तो ये बना लेगा टेट्रा हैलाइड। चलिए इसको रिएक्शन में भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH4। अब CH4 में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं और जोड़ देते हैं एक मान लीजिए क्लोरीन, तो ये बना लेगा CH3Cl। तो ये ये आपका मेथेन एल्केन है और एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसके बदले क्या जुड़ा, Cl जुड़ा। मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु को एक Cl परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो ये बना लेता है CH3Cl। ये कहलाएगा आपका मोनोहैलाइड। और चूंकि क्लोरीन है तो नाम भी क्लोरीन के आधार पर हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनोक्लोरोमेथेन या सिर्फ क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं। अब इसमें से फिर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, यहां से फिर एक हाइड्रोजन हम मान लीजिए निकाल देते हैं। ये एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया और फिर से इसमें जोड़ देते हैं एक क्लोरीन, तो ये बना लेगा CH2 और ये हो जाएगा Cl2। दो हैलोजन आ गया तो ये होगा आपका डाइक्लोरोमेथेन। और उसी तरह से इसमें फिर एक हाइड्रोजन निकाल दो आप तो ये हो जाएगा CHCl3। क्या किया हमने, यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है और फिर से क्लोरीन हमने जोड़ा तो CHCl3। ये हो जाएगा आपका ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसमें फिर से वही काम कर लें, एक हाइड्रोजन हटा दें और जोड़ दें इसमें एक Cl, तो ये हो जाएगा CCl4। ये होता है आपका टेट्राक्लोरोमेथेन। तो इस तरह से जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो चार तरीके के होंगे, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। और इनका नामकरण कैसे होगा, तो नामकरण में देखिए हमने क्या लिया है, हैलो एन। यदि मान लीजिए क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, इस तरह से। और जो उसकी मुख्य श्रृंखला होगी उसमें जितने कार्बन होंगे उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, जो रूट वर्ड होगा उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देखो कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो इसके नाम में जुड़ जाएगा क्लोरो। ये
हेलो, हमको लेना है ओ जोड़ना है, हेलो। तो क्लोरीन था तो क्या हो गया क्लोरो। अब कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, और क्या जुड़ेगा एन जुड़ जाएगा, तो ये हो गया आपका एन, नाम क्या हो गया क्लोरोमेथेन। उसी तरह से यदि हम इसका नाम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, दो क्लोरीन है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, डाई शब्द जुड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डाई क्लोरोमेथेन। और यदि हम इसकी बात करें तो तीन है, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, डाई की जगह ये आ जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन। तो इस तरीके से जो हैलाइड है उनका नामकरण हम करते हैं। तो क्रियात्मक समूह में दूसरा जो प्रकार है वो होते हैं एल्कोहल, और इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। यदि इसकी संरचना देखें तो ये हो जाता है ROH, और इनके नाम में जुड़ता है ऑल, OL, ऑल जुड़ेगा इनके नाम में। और ये जो होते हैं एल्कोहल जो होते हैं वो चार तरह के होंगे। इनमें से ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह, जो OH समूह होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह। यदि हाइड्रोक्सी समूह की संख्या एक हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। उसी तरह से यदि दो हाइड्रोक्सी समूह हो तो वो होगा डाइहाइड्रिक, तीन होंगे तो ये हो जाता है ट्राइहाइड्रिक, और यदि तीन से अधिक हैं तो ये होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ लेते हैं, तो यहाँ पर हमने तीन एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों के तीनों आपके अल्कोहल हैं। यदि इसको ध्यान से देखें तो इसमें केवल एक हाइड्रोक्सी समूह है, इसमें हम देखें तो एक ये और एक ये, दो हाइड्रोक्सी समूह है, और जो तीसरा हमारा एग्जाम्पल है उसमें इस तरह से तीन हाइड्रोक्सी समूह है। तो इसमें एक हाइड्रोक्सी है तो यह आपका मोनोहाइड्रिक होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें दो OH समूह है तो ये डाइहाइड्रिक हो जाएगा, इसमें तीन OH समूह है तो ये हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और यदि कोई ऐसा अल्कोहल होगा जिसमें तीन से ज़्यादा होंगे तो फिर वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। अब यदि हम इसका नामकरण करें तो क्या होगा, देखिए अब चूंकि ये इसमें कोई शाखा तो है नहीं तो सीधी सीधी लंबी श्रृंखला यही हो जाएगी। अब इसका हम नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए टोटल कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन। और इसके नामकरण में क्या जुड़ता है, ऑल, नाम में जुड़ेगा ऑल। तो ये जो ई है, ये ई जो है यहां से हट जाएगा और इसकी जगह जुड़ जाएगा ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल। तो इसमें आप देखेंगे कि दो हाइड्रोक्सी समूह है और इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी। इसमें भी कोई समूह नहीं जुड़ा है, केवल दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हैं। अब इनको आप कर दो नंबरिंग, तो नंबरिंग कैसे करेंगे कि क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले, तो हमारा नंबरिंग हो जाएगा इधर से 1 2 3, ये नंबरिंग हो गया। अब इनका हम नाम लिखते हैं, तो नाम लिखेंगे तो कैसा होगा, देखिए टोटल कितने कार्बन है, तीन कार्बन को बोला जाता है प्रोप, सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए आ जाएगा N। क्लियर, तीन कार्बन था इसलिए हमने लिख दिया प्रोप, सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए क्या आ गया, N आ गया। अब देखिए टोटल कितने हाइड्रोक्सी समूह है, दो हाइड्रोक्सी समूह है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो E है वो हट जाता है और ये दोनों हाइड्रोक्सी समूह को लिखेंगे उनके पोजीशन के साथ साथ। तो इसमें आप देखिए एक हाइड्रोक्सी समूह कहाँ जुड़ा है, पहले कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है दूसरे कार्बन पे। टोटल कितने हैं, दो, तो दो है इसलिए इसमें आ जाएगा डाई, और नामकरण में क्या लगेगा, ऑल, ये। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1,2 डाई ऑल। उसी तरह से जो तीसरा है इसमें भी लंबी श्रृंखला यही हो जाएगी, नंबरिंग कर दो तो 1 2 3, उधर से करो चाहे इधर से करो बराबर ही आएगा, 1 2 3। टोटल कितने कार्बन है, तीन है, तो ये हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N। अब कितने हाइड्रोक्सी समूह हमारे पास, तीन हाइड्रोक्सी समूह है, कहाँ कहाँ पे है, तो सबसे पहले ये E को हटा दीजिए आप। अब तीनों हाइड्रोक्सी समूह का पोजीशन, पहला वाला एक पे है, दूसरे में भी एक है, तीसरे में भी एक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। टोटल कितना है, तीन है, तो ये हो जाएगा ट्राई, और नाम में क्या जोड़ेंगे, ऑल, ये हो जाएगा इसका नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, इस तरह से। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखो, जैसे हमने शुरू में जो लिया मोनोहाइड्रिक में हाइड्रोक्सी समूह कहाँ जुड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे। यदि इसी हाइड्रोक्सी समूह को हम फर्स्ट से निकाल करके यहाँ जोड़ दें, मान लीजिए इसको यहाँ जोड़ देते, ये हटा दिए इसको, ये हो जाएगा 1H और ये हो जाएगा H3, इस तरह से।
ये भी आपका मोनोहाइड्रिक ही होगा, मोनोहाइड्रिक होगा, लेकिन इसका नामकरण कैसे होगा, इसमें लंबी श्रृंखला यही वाली हो जाएगी, नंबरिंग करो तो 1 2 3 कहीं से भी करो वही होना है। अब इसमें देखिए टोटल कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा N। अब E को हम हटा दिए। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए हाइड्रोक्सी समूह कहाँ जुड़ा है, दूसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। रहेगा वो मोनोहाइड्रिक ही, एक ही हाइड्रोक्सी समूह है, बस जो हाइड्रोक्सी समूह है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप मोनोहाइड्रिक का नाम यदि लिखते हैं और वो यदि पहले पोजीशन पे जुड़ा है तो वहाँ पे आप पोजीशन भले ही ना लिखें, लेकिन यदि बीच में कहीं जुड़ा हुआ है तो उसका भी पोजीशन आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 2 ऑल, ये होगा आपका प्रोपेन 1 2 डाईऑल, डाई इसलिए है क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी समूह है, और ये होगा आपका ट्राईऑल 1 2 3 ट्राईऑल प्रोपेन। इस तरह से अल्कोहल का नाम हम लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि ये जो हाइड्रोक्सी समूह है किसमें, मोनोहाइड्रिक में, हम बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक की। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी समूह है जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जिस कार्बन से वो डायरेक्टली जुड़ा होता है मुख्य श्रृंखला में, उस कार्बन के आधार पर इसको और हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कार्बन श्रृंखला। अब ये जो कार्बन श्रृंखला है उसमें उपस्थित जो कार्बन परमाणु होंगे, उन कार्बन परमाणुओं को अन्य कार्बन परमाणुओं से अटैचमेंट के आधार पर, ध्यान रखिएगा, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित जो कार्बन परमाणु होंगे वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बनों से अटैच है, उस आधार पर हम उसको 4 तरीके से बांटते हैं। जैसे चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो कार्बन परमाणु होता है उसकी संयोजकता 4 होती है, तो यहां पर यदि हम देखें तो ये जो कार्बन परमाणु है, हम सिर्फ कार्बन कार्बन की बात करेंगे। ये जो कार्बन परमाणु है इसमें आप देखिए इस तरह से 4 बॉन्ड होंगे, लेकिन ये जो कार्बन है वो और कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है सामने की तरफ सिर्फ एक और कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, सिर्फ कार्बन को लेंगे। तो ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्लियर। उसी तरह से ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन पीछे एक कार्बन से जुड़ा है, सामने एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। उसी तरह से ये जो कार्बन होता है, यहाँ पे देख लीजिए, पीछे एक कार्बन है, सामने भी एक कार्बन है और नीचे की तरफ एक कार्बन, टोटल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन। उसी तरह से ये जो कार्बन है, देखिए ये चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। और ये भी कार्बन है, सब पीछे एक सामने एक, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सेकेंडरी कार्बन होगा। ये जो है अकेले है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी कार्बन। तो अब इस तरह से कार्बन को अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ने के आधार पर हमने 4 भाग में बांट दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ये भी सेकेंडरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा। तो प्राइमरी ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी ऐसा कार्बन जो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से टर्सरी जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्वाटरनरी जो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। अब जो हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी समूह है, मान लीजिए इनमें से किसी भी कार्बन के साथ हम हाइड्रोक्सी समूह जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो हाइड्रोक्सी समूह है उसको मान लीजिए हम इस कार्बन के साथ जोड़ दें, ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। तो जो प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा तो ये कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। अब यदि इस हाइड्रोक्सी समूह को हम, ये जैसे मान लीजिए सेकेंडरी कार्बन है, इस सेकेंडरी कार्बन के साथ जोड़ दें, ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ो आप। अब ये हाइड्रोक्सी समूह कहां जुड़ा है भाई, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। एक हाइड्रोक्सी समूह है तो एक है तो मोनोहाइड्रिक तो होगा, एक है तो। अब मोनोहाइड्रिक के साथ साथ क्या है, ये हाइड्रोक्सी समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन से जब हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ऊपर जो हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है उसमें आप देख लो, यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है,
और ये कार्बन कैसा है, पीछे की तरफ इस कार्बन से जुड़ा है, सामने की तरफ इस कार्बन से जुड़ा है। ये जो कार्बन है आगे और पीछे दो अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कैसा होगा, ये कार्बन होगा सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से जब हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। उसी तरह से यदि इस हाइड्रोक्सी समूह को हम टर्सरी कार्बन से जोड़ दें, ये चलिए यहीं पे जोड़ देते हैं, ये टर्सरी कार्बन से हमने जोड़ दिया हाइड्रोक्सी समूह, तो ये होगा टर्सरी अल्कोहल। तो इसी आधार पर हम इनको 3 भाग में बांटते हैं। इसको जब अल्कोहल पढ़ेंगे तो और वहाँ ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे बस थोड़ा सा शॉर्टकट में जान लीजिए। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट होता है ईथर, और ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है O, ऑक्सीजन। संरचना हम देखें तो यह हो जाता है ROR-, मतलब जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उससे 2 एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, तो वो होगा आपका ईथर। यदि इनका हम नाम देखें तो नाम में भी 2 अलग अलग शब्द जुड़ेंगे, एक होता है ऑक्सी और दूसरा होता है एल्केन। तो जो ऑक्सी है, ऑक्सी जुड़ता है कम कार्बन के लिए, जब कार्बन की संख्या कम हो उस साइड जोड़ेंगे, और जो एन होता है, एन जुड़ता है जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक एग्जाम्पल CH3OC2H5, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के पास से इसको 2 अलग अलग समूह में बांट लेते हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि ये एक समूह हो गया और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा समूह हो गया। तो जिधर कार्बन कम है, ठीक है, जिधर कम किसका कार्बन की संख्या कम होगी उधर हमको क्या जोड़ना है, उधर हमको जोड़ना है ऑक्सी। और जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी, जिधर ज़्यादा होगा उधर क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो इधर कितना कार्बन है, टोटल 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को अपन बोलते हैं मेथ, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सी, तो इसका पूरा नाम हो गया मेथॉक्सी। और दूसरी तरफ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को अपन बोलते हैं एथ, और एथ में क्या जुड़ जाएगा, एन, ये जुड़ गया एन, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी एथेन। उसी तरह से कुछ एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे ले लिए C2H5OC3H7, ये। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन के एक तरफ कितना है और दूसरी तरफ कितने कार्बन है। तो ऑक्सीजन के इस साइड कितने हैं, 2 कार्बन है, उधर 3 है, तो कम की तरफ क्या लगना है, ऑक्सी लगना है। टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये हो गया एथ, क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी जोड़ेंगे। इधर कितने कार्बन है, 3, तो 3 को बोलते हैं प्रोप, और क्या जोड़ना है इनमें, एन जोड़ना है। तो ये इसका पूरा नाम क्या हो गया, एथॉक्सी प्रोपेन। इसके बाद देखते हैं एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, स्ट्रक्चर होता है RCHO, और इनके नाम में जुड़ता है अल, AL, अल। इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3CH2CHO। अब देखते हैं इसका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे आप देखिए जो क्रियात्मक समूह है उसमें ऑलरेडी कार्बन उपस्थित है, तो जब हम नंबरिंग करेंगे या मुख्य श्रृंखला बनाएंगे तो उस कार्बन को भी हम गिनती में शामिल करेंगे। तो टोटल यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना कार्बन हो गया, 1 2 3। अब ये तो सीधा सीधा लंबी श्रृंखला तो यही हो जानी है। तो टोटल कार्बन देखिए 1 2 3, 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। अब इसमें क्या करना है, नामकरण में क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा। तो क्या होगा, यहां से ई को हटा देंगे और ई की जगह आ जाएगा AL, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। इसी तरह से जैसे और एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3CHO, ये इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन। 2 कार्बन को अपन बोलते हैं एथेन, एथेन। इसमें भी क्या करना है, ई को हटाना है और ई को हटा के AL, ये तो नाम क्या हो गया इसका, एथेनल। तो इस तरह से एल्डिहाइड का अपन नामकरण जो है वो करते हैं। इसके बाद आता है कीटोन। तो जो कीटोन होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO, स्ट्रक्चर होगा RCOR-, और नामकरण में हम जोड़ते हैं ओन, ONE, ओन। चलिए इसको भी देख लें एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3COCH3,
अब इसका यदि हम नाम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी जो क्रियात्मक समूह है CO, उसमें कार्बन उपस्थित है, तो जब हम काउंटिंग करेंगे तो इसको भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, देखिए 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन हुआ। तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा, ये प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा N। अब इसके नामकरण में क्या जुड़ता है, देखिए ओन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस E को हटा दीजिए और इसकी जगह आ जाएगा ओन। तो अब इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन। उसी तरह से जैसे हम ले लेते हैं CH3CO C2H5, ये इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 और 2 4, C2 है मतलब 2 कार्बन, तो 1 2 और 2 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हो जाएगा N, ब्यूटेन। अब यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जब क्रियात्मक समूह के दोनों ओर कार्बन की संख्या बराबर हो तो इसको हम बोलते हैं सिंपल कीटोन। और क्रियात्मक समूह के दोनों ओर यदि कार्बन की संख्या अलग अलग हो तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कीटोन, ये इसको हम बोलते हैं मिश्रित कीटोन। तो जब मिश्रित हो, कहने का मतलब है क्रियात्मक समूह के दोनों ओर कार्बन की संख्या अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, इस क्रियात्मक समूह के पोजीशन को हम लिखेंगे। यदि हम इनको नंबरिंग करें तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए लंबी श्रृंखला हमारी, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इसको क्या मिल रहा है 3, इधर से करेंगे तो 1 2, और हम कहाँ लेंगे, किसको लेते हैं, न्यूनतम वाले को, तो ये गया 1 2 3 और 4, 4 कार्बन हुआ। तो अब हमको इसके पोजीशन को लिखना है, क्यों, क्योंकि ये मिक्स्ड है, मिश्रित है, क्रियात्मक समूह के दोनों ओर कार्बन की संख्या अलग अलग है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 4 कार्बन था तो हमने क्या लिख दिया, ब्यूटेन। अब उसके बाद क्रियात्मक समूह कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2, और नाम में क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 ओन, यहां से ये ई हट जाएगा ये। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ओन। तो इनका नामकरण कैसे होता है, बस कार्बन की संख्या को गिनती करिए, गिनती करके लास्ट में जोड़ दीजिए ओन। सिंपल है तो डायरेक्ट ओन जुड़ेगा, मिश्रित है तो पोजीशन को भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है इनका नामकरण। आइए आगे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, स्ट्रक्चर हो जाता है RCOOH, और इनके नाम में जुड़ता है ओइक एसिड। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं CH3CH2COOH, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, मतलब वो भी काउंटिंग में ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए जुड़ जाएगा N, क्या हो गया, प्रोपेन। जब इसका नाम लिखते हैं तो देखिए उसमें क्या जोड़ना है, ओइक एसिड, तो यहां से जो E है वो हट जाएगा और E की जगह आ जाएगा ओइक एसिड, ये क्या हो गया इसका नाम, प्रोपेनोइक एसिड। उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम और एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH, इसी को ले लेते हैं छोटा वाला। इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा H, सिंगल बॉन्ड है तो N। अब क्या करना है, E को हटा दीजिए और यहाँ जुड़ जाएगा ओइक एसिड, क्या नाम हो गया, एथेनोइक एसिड। तो इस तरह से इनका नामकरण होगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद होता है एसिड क्लोराइड, इनका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है COCl, स्ट्रक्चर हो जाता है RCOCl, और नाम में जुड़ता है ऑयल क्लोराइड। इसको भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3CH2COCl ऐसा। अब इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो ये भी इसको भी ऐड करेंगे। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। तो 3 को अपन बोलते हैं प्रोपेन, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो N। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या जुड़ता है, ऑयल क्लोराइड, तो यहाँ पर भी जो E है, E को हटा दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। अब इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइल क्लोराइड।
उसी तरह से जैसे ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CO Cl। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम बोल देंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा N। अब क्या करिए, E को हटा दीजिए और यहाँ जोड़ दीजिए ऑयल क्लोराइड। ये तो इसका भी नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। इसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड। इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है COOCO। स्ट्रक्चर हो जाएगा RCOOCO R डैश और नाम में लगता है ओइक एनहाइड्राइड। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 एसिड, तो जो 2 एसिड होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उनमें जब पानी का अणु रिमूव हो जाता है, पानी का अणु निकाल देते हैं, तो बना लेता है ये एसिड एनहाइड्राइड। जैसे यदि हम रिएक्शन को देखें, ये हमने ले लिया CH3COOH, ये क्या होगा आपका एथेनोइक एसिड। तो इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, एक ये। अब इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहां से पानी का एक अणु जो है वो रिमूव हो जाता है। ऐसा यहां से पानी का एक अणु जो है वो रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बना लेता है, एसिड एनहाइड्राइड। ये होगा आपका एसिड एनहाइड्राइड। तो अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब हम इनका नामकरण करेंगे तो इनका नामकरण जो है, इनका जो पेरेंट एसिड है जिससे वो बना हुआ है उसके आधार पर होगा। तो ये जो एनहाइड्राइड है वो किससे बना है, इस एसिड से बना है। इसका नाम क्या है पहले देखिए, तो इसमें है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, एथेन। अब इसका हम नामकरण करेंगे एसिड का, एनहाइड्राइड का नहीं कर रहे ना, एसिड का, तो क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाता है आपका ओइक एसिड। ये ऐसा होता था, ओइक एसिड जुड़ता था, इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। तो ये जो एथेनोइक एसिड है, जब एक पानी को रिमूव करके जब एनहाइड्राइड बनाएगा तो इसका नाम भी इसी के आधार पर होगा। यहां पर क्या करना है, ये जो एसिड है इसकी जगह पे जुड़ जाएगा एनहाइड्राइड। ये अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये जो आपका एनहाइड्राइड बना है इसका नाम होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो जो एनहाइड्राइड है वो इस तरह से बनते हैं और इस आधार पर ही उनका नामकरण जो है वो रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एस्टर। तो जो एस्टर होता है इनका फंक्शनल ग्रुप होता है COOR और स्ट्रक्चर हो जाएगा RCOOR डैश और नाम में जुड़ता है OH। अभी जो एस्टर है वो कैसे बनता है उसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, जब किसी एल्किल के द्वारा या किसी एरिल के द्वारा जब ये रिप्लेस हो जाता है तो ये बना लेता है एस्टर। जैसे यहाँ पे हम इसको ध्यान दें तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये रिप्लेस हो रहा है, इस हाइड्रोजन परमाणु की जगह क्या चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है एक R। तो ये क्या बना ले रहा है, ये बना रहा है एस्टर। यदि इसको अपन ध्यान से देखें तो इसमें से ये जो दूसरा R होगा, R डैश, वो क्या है, हमारा रिप्लेस होने वाला एल्किल समूह या जिसके द्वारा हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। जैसे यहाँ पर भी हम एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH3COOH, ठीक है, नाम क्या होगा इसका, एस्टिक एसिड या इसी को बोलते हैं एथेनोइक एसिड। अब इसमें से जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इसको हमने रिमूव कर दिया एक मेथिल के द्वारा। CH3 मतलब मेथिल, एल्किल समूह है वो भी, इसके द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, CH3COO। ये तो पहले से था ऑलरेडी वहाँ पे, इस हाइड्रोजन के बदले ये आगे जुड़ा है तो ये इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके इसलिए लिखा हूँ ताकि नामकरण को समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब इसको आप देखिए तो ये जो है कौन सा पार्ट है, एल्किल पार्ट है, और ये जो कौन सा है, ये आपका एसिड का पार्ट है। ठीक है, ये एसिड का पार्ट है, और जो ये वाला CH3 है वो कौन सा है, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया है, मतलब नया एल्किल जो इसके रिप्लेसमेंट के आधार पर जुड़ा है। तो जब इसका हम नाम लिखते हैं तो ये जो एल्किल समूह होता है इसका एल्किल के रूप में ही नाम लिखा जाता है। जैसे इसका हम नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथिल, ज्यों का त्यों, उसमें कोई बदलाव नहीं। इसके बाद देखते हैं इसका नाम। तो इसका नाम समझने से पहले हम एसिड का नाम लिख लेते हैं। तो एसिड कौन था, देखिए 1 2 2 कार्बन थे तो इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। ये
ये एथेनोइक एसिड था। इस एथेनोइक से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है एक एल्किल के द्वारा, तब बना है एस्टर। ये क्या है आपका? एस्टर है। तो अब इसका हम नाम लिखेंगे, तो जो एल्किल है उसको तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया मेथिल। अब उसके बाद ये जो पार्ट बचा है जो कहाँ से आया है? एथेनोइक एसिड से आया है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, जो ओइक एसिड होता है ये ओइक एसिड, इसकी जगह पे हम जोड़ देते हैं ओएट, ये ऐसा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए इसका नाम हो जाएगा एथेनोएट, ये हो जाएगा इसका नाम। क्या किया हमने? ओइक एसिड की जगह, पहले हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखते थे तो ओइक एसिड जोड़ते थे, अब उसी ओइक एसिड की जगह हमको जोड़ देना है ओएट। ये ओएट हम जोड़ देंगे, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेथिल एथेनोएट, इसका नाम। तो इस तरह से जो एस्टर है उनका नाम हम लिखते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एमाइड। तो जो एमाइड होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2, स्ट्रक्चर हो जाएगा RCONH2 और नाम में जुड़ता है इसका एमाइड। जैसे एग्जांपल हम देख लें, CH3CONH2, तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक समूह में कार्बन है, तो ये भी काउंट होगा। टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 और 2 कार्बन। 2 कार्बन को अपन बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्डिंग होती है इनमें, इसलिए हो जाएगा N। ये क्या हो गया? एथेन। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है? एमाइड जोड़ना है। तो आप E को हटा दीजिए, E हट जाएगा यहाँ से और इसकी जगह आ जाएगा एमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनामाइड। उसी तरह से C2H5CONH2, इसका नाम यदि लिखेंगे, टोटल कार्बन देखिए 2 ये और 1 ये, टोटल 3 कार्बन। तो 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। E को हटा करके क्या करना है? एमाइड जोड़ना है, ये। अब इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनामाइड। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एमीन। तो जो एमीन होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, स्ट्रक्चर होगा RNH2 और नाम में जुड़ता है इनका एमीन। अब ये जो एमीन होता है एक्चुअल में इनको माना जाता है अमोनिया का डेरिवेटिव। ये जो अमोनिया होता है इसके व्युत्पन्न माने जाते हैं जितने भी आपके एमीन है वो सारे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे बनता है। जैसे जो अमोनिया है, अमोनिया से जैसे एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके एक एल्किल समूह उसमें जोड़ देते हैं या एरिल समूह जोड़ देते हैं, तो ये बना लेता है एमीन और इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। और जो प्राइमरी एमीन होता है उसमें फिर से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करें और उसमें फिर से एक एल्किल या एरिल समूह जोड़ दें, तो ये बना लेगा सेकेंडरी एमीन। और सेकेंडरी एमीन से जब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसी एल्किल या एरिल के द्वारा, तो ये बना लेता है टर्शरी एमीन। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखें तो अमोनिया का फार्मूला होता है आपका NH3। अब इस NH3 में से एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे और क्या जोड़ देना है हमको? मान लीजिए जोड़ देते एक CH3, तो ये क्या हो जाएगा? CH3NH2। 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसकी जगह क्या आ गया? CH3। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है प्राइमरी एमीन। अब उसके बाद इस प्राइमरी एमीन से फिर एक हाइड्रोजन, यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन मान लीजिए हम निकाल देते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा। और हाइड्रोजन की जगह हमको क्या जोड़ देना है? CH3। तो ये जो CH3 अकेला था अब कितना हो गया? CH3 2 हो गया और यहाँ पे जो NH2 था वो हो गया NH। एक हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गया? एक CH3 जुड़ गया। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। और इस सेकेंडरी एमीन में फिर से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, फिर से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और क्या जोड़ेंगे? फिर से एक एल्किल जोड़ देते हैं। तो फिर से एक एल्किल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 था वो हो गया 3, CH3 का थ्राइस और N, यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। और इस तरह से ये जो एमीन होता है आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन। और जब इनका हम नामकरण करते हैं तो नामकरण में जुड़ता है एमीन। जैसे यदि हम इसका नामकरण करें तो ये क्या हो जाएगा? देखिए CH3NH2 क्या होगा? ये प्राइमरी एमीन है। तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए टोटल कितने कार्बन है इसमें? 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? 1 कार्बन को बोलते हैं मेथेन, ये मेथेन। और इस मेथेन में क्या हो जाएगा? E हटा देंगे और जोड़ देंगे एमीन। तो यहाँ से E को आप हटा दीजिए और इसकी जगह जोड़ दीजिए एमीन, तो ये हो जाएगा मेथेनामीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथेनामीन। मेथेन और एमीन दोनों ऐड हो जाएगा, मेथेनामीन। तो इसी तरह से देखते हैं सेकेंडरी एमीन।
तो सेकेंडरी एमीन में क्या है, आपके दो एल्किल समूह हैं। यदि इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं और मान लीजिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका CH3NH और एक जो CH3 है इस तरह से, या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो। तो अब क्या होगा, अब एक जो एल्किल है वो तो मुख्य श्रृंखला में शामिल होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी के रूप में हो जाएगा। तो जब इसका हमको नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो मेथिल है, मेथिल किससे जुड़ा है, N से जुड़ा है, तो उस N के आधार पर हम इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा N मेथिल, इसका नाम हो जाता है N मेथिल, मतलब मेथिल किससे जुड़ा है, N से जुड़ा है। अब इसका नाम लिख लीजिए, इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन, और मेथेन में अब क्या जोड़ना है, ई को हटा के जोड़ दीजिए एमीन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एन मेथिल मेथेनामीन, इस तरह से। अब उसी तरह से जैसे टर्सरी का नाम देखें तो टर्सरी का नाम क्या हो जाएगा, अब 3 है, चलिए इसको भी मैं यहीं पे बना देता हूं, यहां से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और ये CH3 यहां जुड़ जाएगा, ऐसा होगा टर्सरी एमीन के लिए। तो अब देखिए इस N से 2, अब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो मुख्य श्रृंखला ही होगी आपकी, ये दोनों के दोनों प्रतिस्थापी हो गए। तो देखिए अब इनका नाम कैसे होगा, जैसे हम एल्केन का नाम लिखते थे सेम वैसे ही। तो ये मुख्य श्रृंखला हो गया और इस N से 2 एल्किल जुड़ा हुआ है। तो अब इनको लिखो, दोनों एल्किल कहाँ से जुड़ा है, एक एल्किल N से जुड़ा है, दूसरा एल्किल भी N से जुड़ा है और टोटल 2 है, तो ये हो जाएगा डाई। अब इनका नाम क्या है, मेथिल, ये NN डाई मेथिल। अब उसके बाद मुख्य श्रृंखला का नाम आप लिखिए, मुख्य श्रृंखला में कितना कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन, उसके साथ N जोड़ दीजिए, तो ये हो गया NN डाई मेथिल मेथेलामीन। तो इस तरह से जो एमीन होते हैं उनके स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे और उनका नामकरण भी इसी तरीके से किया जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए अच्छे से कि जितने भी एमीन हैं उनके जो सिंपल नेम है, जो साधारण नाम है, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनका आयुपेशी नाम बहुत कम यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए इसी को हमको सिंपल नाम में लिखना है, तो ये क्या है आपका CH3 मेथिल, तो क्या हो जाएगा मेथिल एमीन। जैसे ये सेकेंडरी एमीन है तो सेकेंडरी एमीन में 2 एल्किल समूह है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा डाई मेथिल एमीन। उसी तरह यहाँ से 3 है तो ट्राई मेथिल एमीन। ट्राई मेथिल एमीन ज़्यादा यूज़ होगा, ना कि NN डाई मेथिल मेथिलामीन, ये कम यूज़ होता है। मतलब सिंपल नाम ज़्यादा यूज़ होगा, आयुपेशी नाम कम यूज़ होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नाइट्रो एल्केन और होता है एल्किल नाइट्राइट। ये 2 अलग अलग है और दोनों में क्रियात्मक समूह के यदि हम देखेंगे तो परमाणु जो है सेम होते हैं, बट उनके बॉन्डिंग में फ़र्क होता है। जैसे यहाँ पे हम देखें, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है NO2 और एल्किल नाइट्राइट का क्रियात्मक समूह होता है ONO। यदि देखें तो सिर्फ दोनों में बॉन्डिंग का फर्क है और परमाणु वही है, संख्या भी वही है, लेकिन बॉन्डिंग अलग अलग होती है, जिसकी वजह से ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और साथ ही इनके गुण भी अलग अलग होते हैं। सबसे बड़ी बात, इनके गुण अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग इनको रखा गया है। तो नाइट्रोएल्केन का होगा NO2 क्रियात्मक समूह, संरचना होती है RNO2 और नामकरण में जुड़ता है नाइट्रो और N। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 NO2। तो अब इनका हमको नाम लिखना है तो क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रो, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है इसलिए नाम में आ जाएगा नाइट्रो, ये हो गया नाइट्रो। नाइट्रो के बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 और 2, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बोला जाता है एथ और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा N, तो ये हो गया N, नाम क्या हो गया नाइट्रो एथेन। दूसरी तरफ जो एल्किल नाइट्राइट है क्रियात्मक समूह ONO और स्ट्रक्चर हो जाएगा RONO और इनके नाम में जुड़ता है इल नाइट्राइट। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है CH3 CH2ONO। इसका यदि हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आप देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को बोला जाता है एथ और इसमें क्या जुड़ेगा इल, तो ये हो गया एथिल, ये एथिल और उसके बाद इसके साथ क्या जुड़ जाएगा नाइट्राइट, तो ये हमने जोड़ दिया नाइट्राइट। अब इसका नाम क्या हो गया एथिल नाइट्राइट। तो जैसे मैंने बोला देखने में भले ये एक जैसे लगते होंगे लेकिन इनके बॉन्डिंग में इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो अलग अलग होता है और इसी वजह से इनके गुण भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको 2 अलग अलग क्रियात्मक समूह माना गया है। इसके बाद आगे है एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड। इसमें भी यदि आप देखेंगे तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं लगभग दिखने में एक जैसे होते हैं, इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन है, इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी सिर्फ बॉन्डिंग का फर्क है और कुछ नहीं।
लेकिन दोनों के जो गुण होते हैं वो पूरी तरह से अलग होंगे, इसीलिए दोनों को अलग अलग क्रियात्मक समूह माना गया। तो पहला है आपका एल्किल साइनाइड, इसका क्रियात्मक समूह होगा CN और स्ट्रक्चर होता है RCN और इनके नाम में जुड़ता है नाइट्राइल और इसका एग्जाम्पल हो जाता है CH3CN। अब देखते हैं इनका नामकरण। तो नामकरण में देखिए क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है और साथ ही उनमें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग भी है, इसलिए इस कार्बन को हम जो है काउंटिंग में शामिल करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ और बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, इसीलिए हो जाएगा N। क्या हो गया, एथेन। और इसके साथ नाम में जुड़ जाएगा नाइट्राइल, तो ये हो जाएगा एथेन नाइट्राइल, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। तो ये हो गया इसका आयुपेश नाम। और जो एल्किल साइनाइड है और आइसोसाइनाइड है, इनका जो है आयुपेशी नाम से ज़्यादा इनका सिंपल नाम ज़्यादा यूज होता है। सिंपल नाम कैसे होगा, देखिए जो भी एल्किल समूह इसमें जुड़ा है उसके साथ सीधा सीधा साइनाइड आप जोड़ दीजिए। जैसे इसमें कौन सा एल्किल है, मेथिल है, तो मेथिल के साथ सीधा साइनाइड जोड़ दीजिए, मेथिल साइनाइड। उसी तरह एथिल साइनाइड, प्रोपिल साइनाइड, ब्यूटिल साइनाइड, इस तरह से होगा। दूसरा होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, तो इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा NC। यदि इसका हम बॉन्ड देखें तो बॉन्ड में फर्क होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग होती है इस तरीके से, ये कार्बन नाइट्रोजन में कोऑर्डिनेशन होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है RCN और इसके नामकरण में जुड़ता है कार्बिल एमिन। यदि एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3NC। अब यहाँ पे आप देखिए कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन तो है बट बॉन्डिंग किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है, इसलिए उस कार्बन को अपन काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ ये कार्बन काउंट होगा। तो चूंकि यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन को अपन बोलते हैं मेथ, और क्या है ये एल्किल मूलक है, इसलिए हो जाएगा ये मेथिल। और इसके साथ जुड़ जाएगा कार्बिल एमिन, जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी जगह पे आ जाएगा कार्बिल एमिन, ये। तो ये हो जाता है इसका पूरा नाम मेथिल कार्बिल एमिन। ये होता है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। और जैसे साइनाइड का साधारण नाम ज़्यादा यूज होता है, वैसे ही आइसोसाइनाइड का भी साधारण नाम ही ज़्यादा यूज होता है। तो साधारण नाम में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आइसोसाइनाइड जोड़ेंगे। ये क्या है, CH3 मेथिल है, तो नाम हो जाएगा इसका मेथिल आइसोसाइनाइड। तो ये थे विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह। और जैसे आप चैप्टर में जाएंगे, घुसेंगे और डीप स्टडी करेंगे तो इनको हम और ज़्यादा डिटेल से और ज़्यादा एग्जाम्पल से देखते जाएंगे, इनका नाम, इनके टाइप्स और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो सारा चीज़। और साथ ही जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आप हेलोजन बेस्ड और सल्फर बेस्ड कुछ क्रियात्मक समूह और आप पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना पर्याप्त है, ये बेसिक है, इनको आप अच्छे से याद कीजिए, क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आगे की कहानी और ज़्यादा कठिन होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।